बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे में आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। सिक्योरिटी के मामले पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत एक अजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे। उस हवाले से जो कुछ कहा गया उस पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर आईनी और उसकी कानूनी हैसियत का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का अजलास भी आज जो इनकाद किया गया, जो तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा। ये जो हमारे आज के मेन टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई दीगर खबरें भी हम आपकी खिदमत में उस पर तजिया पेश करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब जो कि सीनियर तजिया कार हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। टेलीफोन लाइन पर हमें मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब ने ज्वाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। दोनों जो हमारे टॉपिक हैं इस पर उनसे भी बातचीत की जाएगी। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ गोंदल साहब से करता हूँ। जी गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गोंदल साहब, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपने देखा कि जो हमारे चीनी शहरी थे उस पर ख़ुद को हमला जो हुआ, उस हवाले से आज सिक्योरिटी का इजलास भी हुआ। कुछ हमारे जो दुश्मन अनासर हैं वो अपने इस तरह के हमले करके हमारा जो सी पैक का मनसूबा है उसे वो मुतासर करना चाहते हैं। इस हवाले से जो आज सिक्योरिटी का इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, उन्होंने जो अलामिया जारी किया गया है उस हवाले से उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान की कौम और हमारे मेहमानों के जो दुश्मन हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे उनके ख़ात्मे तक हम जो है वो भरपूर उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। सबसे पहले हम कुछ इस पर बातचीत कर लेते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक भी जो 6 जजेस हाई कोर्ट के उनकी आईनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। ये जो दहशत गर्दी का नसूर हमारी जान नहीं छोड़ रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो दहशत गर्दी के वाक़यात रुकने की बजाय, थमने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हर वाक़या के बाद हमेशा यही कहा जाता है कि हमारे वजारत दाखिला की जानब से, वजारत दाखिला के अलावा जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं कि हम मौसर इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक मौसर इक़दाम का पता नहीं चल पाया कि वो क्या है, कि फिर ये वाक़यात जो है वो रूनमा हो रहे हैं और इनको थमना चाहिए, रुकना चाहिए, रुक नहीं पा रहे। जी गोंदल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, आप बात बड़ी तफसील से आपने की। जो मेरा वो जवाब है वो तो आप देखें कि जिस तरह का आपका सवाल है माशाल्लाह उसमें बेशुमार वो जवाब भी उसी में शामिल है। लेकिन इस चीन वाला जो चाइनीज को जिस तरह वो निशाना बनाया गया, जिस तरह इससे पहले भी चाइना के जो इधर हमारे यहाँ लोग थे उनको निशाना बनाया गया, और एक तरफ वो हम कहते हैं कि चाइना हमारा बरातर मुल्क है, उसके साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, साथ ही साथ जो उनके लोग हैं इधर इंजीनियर वो काम करते हैं तो उनको निशाना बनाया जाता है। ये बड़ा अलमनाक वाक़या है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन ये देखें कि किसी को कोई खुश देख के खुश तो नहीं होता ना। ये जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी जो दोस्ती होती है वो बेसिकली उसका इन्हिसार उनके ताल्लुकात जो भी हैं उनके वो अपने ममालिक को मद्देनजर रख के वो करते हैं। चाइना का एक स्ट्रेटेजिक जो है इंडिया के साथ और स्पेशली पाकिस्तान के साथ जब से हमने होश संभाला है उस वक्त से हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है जनाब। चाइना ने किया भी सी पैक के हवाले से जिस तरह का उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और हमारे जिस तरह वो रोड के हवाले से और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें, और स्पेशली जो ग्वादर सी पोर्ट है उसके ऊपर चाइना ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की। वो जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो चाइना के लोगों को निशाना बना रहा था। लेकिन हमें चाहिए था कि हम जो है वो ये वाक़यात होने से पहले इसका कुछ सद्देबाब जो है वो करते। आप जो मीटिंग करते हैं, आप जो जिनकी जिंदगी चली गई है वो तो वापस नहीं आएगी भाईजान। तो ये चाहिए था कि ये नासूर जो है हमारे मुल्क में एक दफा दफन हो गया था, तो उसको जो है वो ज्यादा दूसरी तरफ ये ना मौका दिया जाता कि वो आए। जब तक हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, जो अवाम के जो नुमाइंदा हैं उनके हवाले हुकूमत नहीं होगी, तो मुल्क में जो अफरा तफरी है ये तो किसने पैदा की है? अवाम पाकिस्तान ने तो 8 फरवरी को
वोट जो है वो एक जमात जो है जिसका बानी इमरान खान है, उसके लोगों को, उस जमात के लोगों को जो आज़ाद हसीयत में थे वोट दिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह इस खिलवाड़ खेला का मुल्क के साथ, जो लोगों का मैंडेट है वो चोरी करके जिस तरह की हुकूमत जो है वो घुसपैठियों की बनाई गई, तो मुल्क में तो वो पहले ही एक जो अवाम है वो इज़्तिराब का शिकार है। वो क्या क्या है मुल्क में, और ऊपर से जो दुश्मन होता है वो इस तरह की सिचुएशन को देख के वो खुश होता है और निशाना भी बनाता है। और बदकिस्मती है कि अगर अवाम और हुकूमत जो है वो एक पिच पर हो तो मेरा ख्याल है कि जो दुश्मन है उसको मौका नहीं मिलता। लेकिन जब अवाम और आपको पता हो कि हमारे जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है, तो अवाम में और जो इदारे हैं उनमें दूरियां बढ़ती हैं, और इसी का नतीजा है कि हम अब जो है वो इंतशार का शिकार हो रहे हैं, दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। और चाहिए था कि ये जो है मामलात इसको हम बैठकर हल करते। बैठकर कौन हल करते? अब जबकि हुकूमत जो बन गई है उसको जिनका मैंडेट है अवाम ने जिनको दिया है वो तो हुकूमत में है नहीं। अब हुकूमत के साथ कौन बात करेगा? अब ये जो वजीर खारजा है या वजीर आजम है किसी बैरूनी मुल्क दौरे पर जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? भाईजान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो भी वजीर खारजा या वजीर आजम किसी आउट ऑफ कंट्री जो विजिट के लिए जाता है तो उसका जो बायो है वो सब पहले चला जाता है। तो जब उनके पास जाएगा बैरूनी मुल्क, जिस मुल्क में भी दौरा करेंगे तो वहां पर इसकी क्या, इसको वो फूलों के हाथ डालेंगे या वो मजाक उड़ाएंगे? अच्छा गुल साहब, इसका मौकफ जो है जुवेद इकबाल गुरैश साहब भी मेरे साथ मौजूद। गुरैश साहब, इस पे आप बताएं कि जिस तरह अभी गुल साहब ने फरमाया कि जब तक अवाम और अदारे या हुकूमत एक पेज पर नहीं होंगे उस वक्त तक हम जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू नहीं पा सकते। अवाम के मैंडेट की तो तौहीन की गई है, वो बात सही कर रहे हैं कि आपने देखा कि 2 दिन पहले एक जो लाहौर में एचिसन कॉलेज के हवाले से इशू हुआ, बाद में वालिदैन ने उस पर बड़ा एहतजाज भी किया। तो जब यानी कि उस दिन भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एचिसन की इंतज़ामिया ने जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं उन्हें दावत दी थी। तो दावत देने के बाद जो स्टूडेंट थे उनमें बड़ी बेचैनी देखने को मिली और उन्होंने कहा जी इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है जिन्हें आप बुला रहे हैं। तो इंतज़ामिया ने सोचा कि वज़ीर आला के आने के बाद जब यहाँ बड़े सवाल होंगे, तनकीद होगी तो इंतज़ामिया पे हरफ आएगा। उन्होंने वो उनका दौरा मनसूख कर दिया, उनको कहा जी आप तशरीफ़ ना लाएँ। तो कहने का मकसद है अब हमारी आवाम बड़ी खुल के बात करती है, उनके पास मैंडेट नहीं था या है उनके पास मैंडेट, लेकिन आवाम ने समझा कि ये मैंडेट चोरी करके आए हैं। बाद में वालिदैन ने एहतजाज भी किया कि कम अज़ कम CMH जैसे एचिसन जैसे एक बेहतरीन अदारे में मुदाखलत बंद की जाए। तो इस हवाले से अब कोई भी चैलेंज है जिस तरह दहशतगर्दी का है, बिल्कुल मैं बात से इत्फाक करता हूँ कि किसी भी मामले में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक आप मामलात को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकते। यानी कि आप कोई भी मसला अवाम के तावन के बगैर हल नहीं किया जा सकता। आप देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब हों या आर्मी चीफ साहब हों, बात हमेशा एक ही की जाती है कि ये अवाम के तावन से। तो अवाम का अगर तावन दरकार है तो अवाम के जज्बात का फिर ख्याल भी रखना होगा। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बड़ी मुश्किल से जो है वो हमारे साथ जो हमसाया ममालिक में से एक चाइना है वो सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो हमारे जो दीगर हमसाया ममालिक हैं जो हमारे हर वक्त डिफेंस को जनाब चैलेंज कर रहे होते हैं, उनका हर वक्त हमें निशाने पे लेना इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यूनुस साहब। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक चाइनीज इंजीनियर्स एक बस में जा रहे थे जी, और इस्लामाबाद से खैबर पी के दासू की तरफ, तो शांगला के मुकाम पे उनके ऊपर हमला हुआ और सामने से आने वाली गाड़ी जो बारूद से भरी हुई थी वो टकराई और उससे 5 इंजीनियर्स, चाइनीज इंजीनियर शहीद हुए, एक ड्राइवर, पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद हुआ। ये जो मकाम है, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें जाके तो इस मकाम पे बड़ी दफ़ा हमले हुए। 2021 में एक बस में होने वाला धमाका जनाब में भी आपको याद आ जाए और बहुत सारे लोगों को पता है कि 2021 में एक बस में धमाका हुआ जिसमें 9 चीनी शहरी और कुल 13 लोग जो थे वो हलाक हुए। जनाब
तो आप देखें कि हम इतने क्यों गाफिल हैं, हम क्यों गाफिल हैं कि हम वहाँ पे दासू पे पिछले कई सालों से काम हो रहा है जनाब। हाँ जी, और वहाँ पे चले ये तो चाइनीज इंजीनियर है, हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर भी वहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये इस पे इन मकामात पे जहाँ पे कई दफ़ा दहशतगर्दी की हो चुके हैं वाक़यात, वहाँ पे गवर्नमेंट को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए था और वहाँ पे कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए था मतलब। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में क्या है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये नहीं है कि उन्होंने जो है दहशतगर्दी को खत्म करना है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में दहशतगर्दी सेकेंडरी चीज़ है, ये प्राइमरी चीज़ नहीं है। तो सेकेंडरी चीज़ के ऊपर लोग कम तवज्जो देते हैं। लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें हुई और हमारे बड़े इंटेलिजेंट आर्मी ऑफिसर्स भी इसमें शहीद हुए, जवान शहीद हुए हैं जी। आप देखें कि कितनी फैमिलीज अपने घर के सरबराह से महरूम हो गई, और लेकिन हम हर दफा यही कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला करें। भाई क्या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, या क्या आपके पास कोई आपके लोगों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है कि हर बार जब भी ये वो दहशतगर्द हमला कर देते हैं, वहाँ बलूचिस्तान में भी हुआ है जी, और वहाँ इन्होंने फिर दहशतगर्दों को मारा भी है, उसमें भी एक आदमी शहीद हुआ है, एक फौजी शहीद हुआ है हमारा जवान। तो ये चीज़ें जो है इस पे सख्ती से इस तरफ फोकस करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि किस तरह हम ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं, बजाय कि बहुत सारे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है कि किस तरह जो है किसी का मैंडेट चुरा के खुद हुकूमत में आ जाएं और इस हुकूमत में आके जनाब अपने जो पुराने केसेस हैं वो भी बिल्कुल उनका वो तो पहले ही ख़त्म करवा चुके हैं, लेकिन अब नए सिरे से जो लूटा जाता है वो भी लूट के चले जाए। इस मुल्क में अवाम की मुआशी हालत इस वक्त इतनी अबतर हो चुकी है कि अंदाज़ा नहीं कर सकता बंदा। रमज़ान का महीना है, यानी कि बड़े तमाम गवर्नमेंट ने, बड़े सूबों की गवर्नमेंट ने बड़े नारे लगाए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आटे का थैला देने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, 10,000 रुपया देने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। गुर्बत ख़त्म होती है कोई प्रॉपर पॉलिसीज बनाने, कोई रिफॉर्म्स लाने से और कोई ऐसे इकदामात करने से जिससे कि मुआशी हालत बेहतर हो सके। अच्छा गुरैज साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मैं जरा गोयल साहब से, गोयल साहब बिल्कुल जिस तरह के गुरैज साहब ने फरमाया है कि दासू के मकाम पर ये दहशतगर्दी का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं और चीनी इंजीनियर हमारे लिए बड़ा असासा हैं और हमारे लिए उनका पाकिस्तान में वैसे भी वो हमारे मुल्क में मेहमान हैं जी। मेहमान जी क्यों नहीं जी, वो हमारे मेहमान भी हैं, हमारे इसलिए भी असासा हैं कि हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। तो दासू के मकाम पर अगर दहशतगर्दी के पहले वाक़यात हो चुके हैं और हमें ये भी पता है के मकाम दासू को जाते हुए शांगला के मकाम पर दोस्ती बस जब पाकिस्तान आती थी इंडिया से, तो आपने भी देखा मैंने भी देखा कि बॉर्डर से ही उसके साथ एलीट की गाड़ियां लगा दी जाती थी, एक गाड़ी आगे होती थी, एक दो पीछे होती थी और उनको जो जाए मकाम तक पहुंचाया जाता था। तो अगर हम दोस्ती बस के आम मुसाफिरों को इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं तो हमारे पास जो हमें पता भी है कि इस वक्त दहशतगर्दों की जानब से हमें जो है वो सख्त मज़ामत का सामना है, तो फिर तो उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इक़दाम की तो बात हमेशा की जाती है, लेकिन ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, गफलत के कौन जिम्मेदार हैं। जी जी जी, आप जो बात कर रहे हैं सर, बहुत गहरी बात है। तो असल में अगर ये असल जो अटैक है उनसे पर्दा उठाया जाए तो पर जलते हैं सर जनाब। सूरत ये है कि ये जो दोस्ती बस वाली बात है या दूसरी टीमें हैं या खेल कूद में इतनी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ तक ये इंजीनियर का तल्लुक है, और स्पेशली एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसमें वो सी पैक का इशू हो जाए, ये जो हमारे डैम है जिनसे बिजली बननी है, और ये सारे मामला कोई आम नवैयत के नहीं है, ये एक इंतहाई आम नवैयत के मामलात हैं, और उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो हमारी अपनी जान से भी ज्यादा हमें अजीज होना चाहिए।
और होते भी हैं जो किसी मुल्क में कोई आया हो तो वो मेहमान होता है, और मेहमान की जो हैसियत होती है और जो उसका रिस्पेक्ट जो होती है उसकी जो अगर उसकी जान ही चली जाए तो मेरा ख्याल उस मुल्क के साथ इंटरनेशनली क्या होगी, वो तो सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आपका सवाल है सर, मैं उसकी तरफ जनाब आऊँ तो जो मैंने पहले अर्ज किया है कि बात करते हैं सर, अगर हकैक से पर्दा उठाया जाए तो देखें कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है इसमें दुश्मन इसका कौन है इस दोस्ती के दरमियान? बिल्कुल सही। वो तो साफ जाहिर है कि जी अमेरिका ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, और अमेरिका पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहा है सी पैक की, और इंडिया को हम अपना दुश्मन कहते हैं। वो चूंकि इंडिया की रेस जो है वो हम जैसे लोग हैं, वो एक बॉर्डर भी उनके साथ हमारा मिलता है। अब तो देखें कि अफगानिस्तान की तरफ से जो सूरत हाल हमारी, वो एक बराबर मुल्क है हमारा। यानी कि ये बात करने में गोंद साहब, यानी कि ये बात करने में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें कोई आर नहीं होनी चाहिए कि हमारी असल मुखालफत चाइना के साथ अगर किसी को तकलीफ है या कोई परेशान है हमारी इस दोस्ती से, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है वो नापसंद करता है कि हमारे तल्लुकात उसके साथ डेवलप नहीं होने चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका की खुद एक टसल है। बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैं सर वही बात अर्ज कर रहा था कि जितने भी हमारे काबिल एहतराम लोग हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, जो सब इख्तियार हैं जनाब, सर वो उनकी बात अगर करें तो सर मेरा ख्याल है जब से ये इशू बना है, ये अलमनाक ये वाकया हुआ है, ये शामला वाला, जहाँ पे वो इंजीनियर जो है वो उनको बेदर्दी से निशाना बनाया गया, ये इसके ऊपर अमेरिका ने किसी शख्स ने पाकिस्तान में 24 करोड़ अवाम में से किसी एक शख्स ने नाम लिया हो कि इसके पीछे जो है वो अमेरिका का हाथ हो सकता है। मैं कोई इंटेलिजेंस का बंदा तो नहीं हूं कि मैंने तो गोंदल साहब अमेरिका की तो दूर की बात है, हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हम गजा के मुसलमानों की शहादतों को उन्हें शहीद कहने के लिए जो है वो सोच में पड़ जाते हैं। अगर कोई सेनेट में खड़ा होकर कोई सेनेटर तकरीर करता है या उनकी हमायत में बात करता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने पे तुले हुए हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन अपने गले में गजा का या बानी पीटीआई का कोई झंडा लहरा ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ अमेरिका के खिलाफ बात करना तो बड़ा, यानी कि मैं क्या समझता हूँ बहुत ही मुश्किल होगा। हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, शायद वो अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं, वो किसी और काम में मगन हो गए हैं। उन्हें अवाम की हमेशा वो ये तो कहते हैं कि अवाम की मदद से, अवाम के तावन से हम ये कर देंगे, लेकिन अवाम के जज्बात की कदर भी वो तो करें। अवाम के जज्बात की कदर भी तो नहीं की जाती। गुरा साहब आप इस पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, दोबारा हमारा नया टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें, इसमें ये है कि हमें चाहिए कि हमारी वजारत ख़ारजा को चाहिए कि हम फौरी तौर पे, क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं आज के ये बयानात हैं कि जी वो सरहद पार दहशत गर्दों के बहुत बड़े बड़े अड्डे हैं फ़लाँ मुल्क में, लेकिन इस तरह तो बात नहीं होती। हमारी वजारत ख़ारजा को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ अपने तल्कात बेहतर करने चाहिए और ये सोचना चाहिए, ये फैसला करना चाहिए भी देखें ये दहशतगर्द वो इतने जो हैं, अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इतनी मतलब उन्होंने आंखें नहीं बंद की हुई। अगर आप उनके साथ बातचीत करेंगे वो करेंगे आपके साथ बातचीत। जब आप बरादराना तौर पे बातचीत करते हैं तो दोनों फरीकैन किसी ना किसी हद तक आगे बढ़ते हैं। तो एक तो इनको आगे बढ़ना चाहिए और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ तल्कात कायम करने चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप देखें कि आज ही जो अमेरिका की वजारत खारजा के नुमाइंदा साहब हैं उन्होंने मुखालफत की है कि पाकिस्तान ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट ना करे। हैं जी, ये बड़ी दी है, ठीक कह रहे हैं, उनकी तरफ से धमकी आई है और ये सही बात नहीं है। ये जो ईरान पाकिस्तान गैस लाइन पाइप जो प्रोजेक्ट है ये कई सालों से मूवमेंट में है, मूव कर रहा है और उसमें ईरान वालों ने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, उसकी तामीर कर लिया है, लेकिन अब आगे सिलसिला चलना है। तो उसके लिए यानी कि एक तरफ हमारे माशरत की बेहतरी की बात करता है, हमारे अवाम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए IMF में बात की जाती है, अमेरिका हमारे साथ कहता है जी हम यहाँ जमहूरियत के कायल हैं, यहाँ अवाम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
तो दूसरा जो मंसूबा हमारा खटाई में पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसी सूरत पसंद नहीं करते कि ईरान की जानब से जो गैस के ज़खायर हैं उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें, या हमारी जो पाइपलाइन अंडर प्रोसेस है उसका जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल हो सके। तो नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो आज वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक सिक्योरिटी इजलास का इनकाद किया गया जिसमें आर्मी चीफ भी तशरीफ़ फरमा थे, उस हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। अब हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है, इस पर बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसका आज समाअत जो हुई है उस पर क्या जो कानूनी और आइनी इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या अभी तक उनकी तरफ से अलामिया तो जारी कोई नहीं किया गया। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं, जो अपना वज़ारत कानून के वज़ीर है वो भी उनके साथ मुलाकात में शामिल होंगे। तो इस हवाले से मैं अपना जनाब मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब से पूछ लेता हूँ, सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं। जी गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी गोंदल साहब, आपने पहले टॉपिक पे तो बड़ा डिटेल से हमें बात सारा कुछ बताया है। ये आपका टॉपिक है, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ये 6 जजेस का एक ख़त लिख के अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार करना, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तकरीबन 2.5 घंटे आज इजलास जारी रहा। इस पे आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है, अंदर की क्या बात है? जजेस का सामने आना, 8 जजेस में से 6 जजेस का ये कह देना, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी सीधा सीधा उनका जो है वो अदम इत्माद है उनके साथ। अब जो कुछ उन्होंने कह दिया है, इसके बाद तो हमारी अदलिया की साख कहाँ खड़ी है? जी जी कौन सा? जी बात साहब, ये बड़ी क्लियर हो गया है। इससे पहले भी हम जो है वो मैं तो काफी दफा जो है इस पर बात कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, इनका जो रवैया है अवाम के साथ और केसेस के हवाले से और एक इदारे के हवाले से, वो एक मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इससे पहले इतना कोई मतनाज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं हुआ, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इंटायरली चेंज हो गई है। मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस को। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले थे, एजाज एहसन साहब, जिन्होंने रिजाइन किया और एक लाहौर हाई कोर्ट से बड़े ही मायानाज और काबिल एहतराम जज जिन्होंने वो इस्तीफा दिया, वो दो पहलू बन गए हैं। एक तो वो कि वो इस निज़ाम से जो इस सिस्टम था जो अब इन्होंने अयान किया है एक लेटर के जरिए 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से वो बात क्लियर होगी कि पहले जजेस ने इसीलिए वो इस्तीफा दिया था कि जो है वो नामालूम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। और उनके लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जब इस्तीफा दिया था तो उसने तो बड़ा जज्बाती कलमात भी लिखे थे। जी सर, वो जो जज्बाती कलमात थे सर, वो इसी तरफ वो इसी बात की निशानदेही कर रहे थे जो आज सामने चीजें आई हैं। ठीक कह रहे हैं, वो चीजें जो है आप इन्होंने 6 जजेस ने, इनको सलाह पेश करता हूँ सर कि इन्होंने वो जो है वो नामालूम उनको जो है वो ये बात खत्म की। उन्होंने ये उस लेटर में लिखा कि जो नामालूम है वो हमें मालूम है। और ये जो बात है सर कि देखें, मैंने तो वो एक शायद पहले प्रोग्राम में बात हुई है कि नहीं हुई, जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो वो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन का जो पंजाब असेंबली में और केपीके में असेंबली डिसॉल्व हुई थी, उसका जो इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन, उस सिलसिले में जो हेयरिंग हो रही थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब का बार बार ये कहना था, उनके रिमार्क थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो आइन कहता है और मैं एक दिन भी आगे नहीं जाने दूंगा। ये कौन होते हैं कि इलेक्शन ना करवाने वाले? लेकिन वो जब उसकी हियरिंग होती रही तो एक दिन अखबारों की जो जीनत बना के जो है ISI के हेड और जो है वो दूसरी स्पेशल एक ब्रांच है उसका जो हेड है, ये दोनों मिले हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो अगले दिन जब हियरिंग थी तो उस दिन मैं कोर्ट नंबर 1 में मौजूद था सर जनाब। जो मैंने आपको देखा, हाथ देखा, वो मैं उस पर जितना भी अफसोस करूंगा मैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उमर अता बंदियाल साहब वो इस तरह लेटे हुए थे कि जैसे एक कोई फसल जो है वो पकने के करीब हो और ऊपर से वो बारिश हो और हवा चले और जैसे वो लेट जाती है, वो कोर्ट में लेट गए थे सर।
क्या समझ नहीं इसका क्या आपके ख्याल में क्या उन्हें धमकाया गया था, डराया गया था? डेफिनेटली अब तो इन्होंने 6 जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने कह दिया ना कि हमें धमकियां मिलती हैं, हमारे अजीजों कारब को उठाया जाता है सर, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाई जाती हैं सर, जिस तरह की सूरत। अच्छा, ये बात दोनों साहब दुरुस्त है कि ये बात भी अब सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे भी कई चीज़ें जो यूट्यूबर हैं वो वायरल कर रहे हैं कि उनमें से एक जज का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इमरान खान के फैसलों को हो रहे थे तो हेयरिंग के दौरान उन्होंने जो फैसला दिया, एक फैसले के वक्त उसे ये भी नहीं पता था उसके बच्चे कहाँ हैं। और एक जज का ये भी सुनने में आ रहा है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब का कहना है कि मेरे बेटे का वलीमा था तो वो भी मुझे करने नहीं दिया गया था। ये कोई इसमें हकायक हैं? नहीं सर, ये 100% बातें दुरुस्त हैं सर। जनाब, पहले तो मैं तो बहुत ज्यादा जजेस को कहता था ना कि ये जजेस जो है होश के नाके नहीं ले रहे हैं, ये किस तरह का इंसाफ कर रहे हैं, इनके सामने फैक्ट्स पड़े हुए हैं और ये आगे से आके बात कर लेते हैं। अब जो है वो पता चला ना कि सर कि ये जो है कि किस तरह की सूरत हाल है कि वो जो है वो नामालूम लोग जिस तरह जजेस को हरासा कर रहे हैं, और आम लोगों का क्या हाल होगा सर। वो जिस तरह 10,000 के करीब जो है तरीके इंसाफ के कारकुन, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े और जवान, और वो जो है वो आज तक वो जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ गायब हैं, बेशुमार को इन्होंने जो है वो निशानियों गोलियों का निशाना बना के अपनी नींद सुला दी है सर। वो सारी सूरत हाल जो है उसके साथ साथ ही ये कहते हैं कि हम जो है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दुरुस्त है और उसको ठीक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो गैर मुल्कियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ जो नहाते बेचारे हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये सारे का सारा जो है सिस्टम इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए अगर हमारी जुडिशरी के जस्टिस साहिबान को ये स्पेयर नहीं कर रहे तो पाकिस्तान में कौन महफूज होगा? अच्छा गोलदन साहब, अब हर बंदे, क्या है समझ नहीं आ रही सर। अब मेरे समेत हर शख्स के ज़हन में एक ही सवाल बार बार जो उभर रहा है या सामने आ रहा है या वो पूछना चाहता है या वो ये जानना चाहता है कि लियाकत चड्ढा साहब के केस के बाद जब उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोग ये समझे थे कि ये चटाकटा खुल जाने के बाद शायद जो सीटों से महरूम हुए हैं उन्हें सीटें वापस मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं, अब लोग सोच में गुम हो गए हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। अब ये सारा कुछ जो कुछ हो गया है, क्या मिट्टी पाओ सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर मिट्टी पाओ की तरफ चला जाएगा या कोई इस पे कोई कार्रवाई होगी? ये अब लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है सर। हाथ जो है वो जब सूरज तलू होता है सर, वो एक टाइम मुकर्रर होता है, उसमें वो सूरज गरूब हो जाता है सर जनाब। फिर एक जो है ना वो सुबह होती है, फिर वो शाम होती है, फिर सुबह होती है, एक शाम होती है सर। फिर सूरज जो बदमाशी और लाकानूनियत का और ये मुल्क में जो इन्होंने एक अंधेर नगरी बनाया हुआ था सर, ये सूरज जो है वो गरूब होने को है सर। ये जो है ना अवाम पाकिस्तान को खुशखबरी सुना दो कि अब इनका वक्त वो खत्म हो गया। जो हम पहली बात कर रहे थे सर कि ये जो चाइना वाले जो इंजीनियर है उनको कत्ल करने वाले कौन है, और आज हमारे इदारे बैठे हुए हैं कि उनको पिन पॉइंट करने के लिए ये किसने किए। आप लोगों के इल्म में है सर के रशिया में रूस के जो है वो वहां पर दहशतगर्दी हुई है, और वहां के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने सर वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने आके मीडिया को बताया कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो दाइश नहीं है, इस दहशतगर्दी के पीछे बरतानिया और यूक्रेन और अमेरिका है। अगर उनको पता चल गया है कि ये जो दहशतगर्दी जो हुई है इसके पीछे 3 ममालिक हैं, तो जो हमारे इदारे जो हैं इसमें कहते हैं कि जो ISI है ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंस अच्छी एजेंसी है, तो क्या हमारी एजेंसी जो है वो सो रही है? क्या वो तरीके इंसाफ के कारकुनों को जो है वो साइडलाइन करने की लगी हुई है? क्या वो इमरान खान को सजाएं दिलवाने के लिए बनी हुई है? क्या वो जो है वो फैमिलियों को डिस्ग्रेस करने के लिए, उनके चादर और चार दीवारी पामार करने के लिए बनी हुई है? तो ये इन्होंने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये चाइनीज जो है इनको शहीद करने वाले, इनको जो इनके ऊपर जो हमला किया गया है,
वो जो है वो कौन लोग हैं, वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा इदारा है कि जिसने ये किया है। ये सारी बातें सर इनको पता है, लेकिन ये खामोश हैं, लेकिन हमें ये आसानी से खामोश कर लेते हैं। लेकिन ये जो करता ये काम करने वाले हैं उनकी तरफ ये जाए, इनके पास चलते हैं सर। अच्छा गोविंद साहब मैं जरा गुरैश साहब से जानूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। गुरैश साहब, आपने गोविंद साहब की बातें सुनी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्यों खामोश हैं। अगर आप देखें कि प्यूटन जो है वो अपने मुल्क में होने वाले हमले के बारे में दाश हालांकि उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके मुलजमान दाश के लोग नहीं हैं। उसने बाकायदा उनको बेनकाब ही ना सिर्फ किया है, उन्होंने उनके जो सहूलतकार हैं उनमें से कई एक को गिरफ्तार भी किया है। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि ये हमारे ऊपर इतना बड़ा हमलावर होने के बाद हमारा उन लोगों को बेनकाब ना करना, ये आप कैसे देख रहे हैं? यूनुस साहब, ये जो है बड़ी अहम बात है कि वहाँ पे हमला क्यों हुआ, किसने किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कब होगी, कैसे होगी। हाँ जी, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम है। इस पे गवर्नमेंट को बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि वो इसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करे और जो भी इसके मुर्तकिब जिन हुए हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपने हमसाया ममालिक से अपने तल्कात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तल्कात बेहतर बन जाएंगे तो फिर ये इधर उधर इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। फिर जो असल मुजरिम हैं या असल जो लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं या को पाकिस्तान की रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उसकी तरक्की की रास्ते में, तो उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। दूसरी बात, ये जो जजेस 6 जजेस की आपने बात की, 6 जजेस साहबान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि उन्होंने खुल के आके बताया है कि हमें असरअंदाज किया जा रहा है या हम पे किसी का दबाव है। इससे पहले 2 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका इस्तीफ़ा था। चलें, उनमें से एक तो उन पे इल्ज़ामात थे, लेकिन दूसरे आज़ाद साहब ने तो इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया। फिर ये सारी कड़ियाँ मिल रही हैं आप उनसे लियाकत चट्टा साहब के साथ। लियाकत चट्टा साहब ने खुल के बयान दिया कि जी ये देखें, ये पिंडी की जितनी सीटें हैं उसमें हमने धांधली की है। तो इलेक्शन की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी खुल के सामने आई हैं। यानी कि मैं पिछले महीने अमेरिका में था तो वहाँ लोगों को पता था कि ये सारा इलेक्शन जो है वो बदल लिया गया है और उन लोगों को जो हार रहे थे उनको जिता दिया गया और जो जीत रहे थे वो हार गए। ये सारे सिनेरियो की रोशनी में अब जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह इस मुल्क को सही सिमत पे चलाया जाए। देखें, आवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये 21वीं सदी है, इसमें कोई चीज़ छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ रही है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस पे कुछ इक़दामात किए जाएं। चलें, जो हो गया सो हो गया, जो गलतियां हुई हैं उसको उस पे मिट्टी डालो वाली बात भी की जा सकती है, लेकिन उस सूरत में कि आइंदा हम एक अच्छी सही सिमत की तरफ चलें। आप देखें, सारी बार्स ने मजम्मत की है इस चीज़ की कि उनको हमारे, मुझे बार से याद आया, मैं जरा गोविंद साहब की तरफ दोबारा बढ़ता हूँ, फिर आपकी तरफ गुरैश साहब आते हैं। बार को बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से। जो जजेस के तवज़ात हैं उनका खाता है, बार की तरफ से उठाए जाने वाले जो इक़दामात हैं उस पर गोविंद साहब आपने नहीं बताया कि बार कहाँ खड़ी हैं, उन्होंने अब क्या अल्लाह अमल अख्तियार किया है। देखिए जी, वो एक जो है प्रेस रिलीज दी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जी, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है वो तो बड़ी खूबसूरत है जी। मैं उसको खुशाइंद भी कहता हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकली जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इस वक्त जो है ये जो घुसपैठी हैं इनके साथ है। लेकिन जो प्रेस रिलीज दी है उन्होंने अकायद पर मबनी जो हमारे 6 जजेस हैं जिन्होंने ये हक और सच की आवाज जो है वो अंदर वाली बात जो है वो उन्होंने अपने जी तारीफ की है।
और वो जो हल्के हैं जहाँ तक वो अपनी आवाज पहुंचा सकते थे वहां तक उन्होंने पहुंचाई है। तो जहाँ तक पंजाब बार काउंसिल का तल्लुक है, वो जो प्रेस रिलीज है ना जी, वो देख कर वो बड़ा अफसोस हुआ है। वो तो ऐसे ही लगा है कि कोई वहां पर जो ISI का कमांडर है, जो इंचार्ज है, उसने बैठ के अपनी लिखवाई है और वो चस्पा करवाई है या वो आगे उसको सर्कुलेट किया है। वो तो बड़ी अफसोस वाली बात है। जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ताल्लुक है, वहां से तो हम जो है वो पुरजोर हाई कोर्ट जो है वो पुरजोर इसकी हमायत कर रही है, जो जजेस तारीफ किया है उसकी सपोर्ट में। और ये जो अमल हो रहा है, जो ये घुसपैठ कर रहे हैं या नामालूम लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन स्पेशली वो तो उनके साथ खड़ी हुई है। आगे जो है सूरत हाल अभी का, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है और मामलात जो हैं आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैठे हैं, मुझे तो खैर की तवक्को है कि अगर वाइस से ऐसे होता ही ना। गोंदल साहब, आइन क्या कहता है वैसे, क्या आइन इस बारे में क्या कहता है? देखिए, ये वाकया ही पहली दफा हो रहा है सर, क्योंकि इस तरह का वाकया जो है वो कभी पहले हुआ ही नहीं सर, और ना आइन में ये कहीं दर्ज है सर। अगर कहीं नहीं, ऑनरेबल जज साहब तो आइना जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बात है ना सर, क्योंकि ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ना सर, उसका तो जो काम है वो तो ये है ना कि जो आईनी इदारे हैं उनके अंदर जो बंदे ओथ लेते हैं और वो अगर वो ओथ की वायलेशन करते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं ऐसे कि जो ओथ की जद में आते हों, तो उनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जाता है। लेकिन ये जो मामला है ये इंटायरली डिफरेंट है सर, इसको आपने भी और हमारी मुल्क की तारीख में भी, और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में शायद ये कहीं रिपोर्ट इस तरह का वाकया नहीं हुआ सर। ये वाला जो है 6 जजेस ने जो लिखा है सर, ये चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव है, इतनी बदमाशी कोई करता ही नहीं है सर। जिस मुल्क में अदालतें काम कर रही हो, इंसाफ हो रहा हो सर, उस मुल्क में इस तरह की मुदाखलत हो ही नहीं सकती। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया। जी हमारे कानून का कोई हिसाब किताब भी नहीं है, उसको पशे पुष्प पर डाला हुआ है, इसलिए ये इस तरह के वाकयात भी सारे हमारे मुल्क में ही रूनुमा हो रहे हैं। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आप हमें हकायक से आगाह किया, आइन और कानून के बारे में बता रहे थे, जजेस के तहफ़्ज़ात और उनके ख़त के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जारी जो आज की समाअत थी उस पर बातचीत कर रहे थे। जी गुरैश साहब, आप इस पे आप कोई बात कर लें ताकि ये जो 6 जजेस साहबान ने ख़त तहरीर किया है, इसका उसके ऊपर आज जो है फुल कोर्ट का अपना चीफ जस्टिस और सारे जजेस का इजलास हुआ है सर, और काफ़ी देर जारी रहा और उन्होंने ख़त का जायज़ा लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई एलानिया जारी नहीं हुआ। अलामिया तो जारी होगा, आज नहीं कल हो जाएगा। 2.5 घंटे इजलास रहा। सुबह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल रहे हैं, साथ उनके वजारत कानून के वजीर भी हैं। तो अब तो ये और दूसरी तरफ ये बार्स की जब हम बात करते हैं तो बार में बेशुमार बार के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मैनेज करके उनको जिताया गया है, और वो बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना उन पे सियासी ग्रुपों के लेबल लगा दिए गए हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। और उसमें देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो खत लिखा या जो करारदाद पास जो भी किया, उसके अलावा जो प्रेस रिलीज जारी की, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर क्या कह रहा है जनाब, उसका बयान के ऊपर भी तवज्जो करें। वो कह रहे हैं कि इस तरह के मसाइल को मुनासिब तरीके से हल करना चाहिए, सही, बजाय कि उसकी मजम्मत करें कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं है, कौम के लिए फ़ायदामंद नहीं है। देखें ना, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो कहाँ गुरैश साहब, वो अदालत में जाएगा। इसको इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम का अब टाइम ख़त्म होने को है, सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से या मुल्क भर की कोई भी बार हो, उनकी जानब से इसकी मजम्मत की जाए या ना की जाए, ये मसला अब जिस तरह से सामने आया है, इस मसले को अगर मुनासिब फोरम पर हल ना किया गया तो ये मसला मज़ीद तूल पकड़ेगा और लोगों के दिल में पाई जाने वाली जो एक बेचैनी है ये बढ़ जाएगी, अदारों के मुतल्लिक़ नफ़रत बढ़ेगी। अगर इसको मुनासिब तरीके से हल कर लिया गया, हाल तो इसका कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, यही जिस तरह उन्होंने कहा जी इसको किसी मुनासिब फोरम पर बात करनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो कुछ जजेस साहबान ने कह दिया है, अब ये उनका ख़त किसी सूरत भी वापस तो नहीं हो सकता।
इस पर इकदाम किए जाएं या ना किए जाएं, हमारी अदालतों पर दबाव के जो इल्ज़ामात एक अरसे से सामने आ रहे थे, अब पिछले कुछ अरसे से किसी ने यह कह दिया जी ये जज साहब जो है ये इन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, शायद इसलिए रिज़ाइन कर गए हैं। किसी ने कहा जनाब नहीं, इनके खिलाफ रेफरेंस आने वाला था, इन्होंने इस डर से कि जनाब मेरे खिलाफ भी कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी तो गिरफ्त में आने की बजाय अब 6 जजेस के ख़त ने ये साबित कर दिया है कि पहले जज साहब भी दबाव में आके गए थे या वो उनको डराया गया, धमकाया गया। अब एक जो 6 जजेस की एक लिस्ट जो सामने आई है, ये पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बड़ी मुतनाज़ा बन जाएगी कि पाकिस्तान के जो इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हैं वो ख़ुद इंसाफ के तलबगार हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस भट्ट और जनाब जुनैद इकबाल ग्रैब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।